एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की जो बात की जा रही है। क्या विपक्षी एकता बीजेपी के खिलाफ सपना है या वाकई में ठोस संभावना है? इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है चुनाव विश्लेषक और CSDS की प्रोफेसर संजय कुमार। संजय कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी संजय कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की जो बात की जा रही है बीजेपी के खिलाफ, ये सपना है या वाकई में ठोस संभावना है? संभावना तो बिल्कुल है, सपना तो मैं नहीं कहूंगा। अगर संभावना नहीं होती तो ये पटना में 23 जून को जो मीटिंग हुई और 15 दलों के नेता वहां पर आए, एक मंच पर इकट्ठा हुए, मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अगर सिर्फ सपना होता तो ये सारे नेता एक जगह इकट्ठा नहीं होते, तो पर चर्चा नहीं होती। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सपना है। हकीकत होने ये जरूर है कि कई अड़चने हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल बरकरार है। जी संजय कुमार जी, आपने कहा 15 विपक्षी दल वहां पर आए और ये संभावना है, लेकिन अपन ये भी तो वहां पे देख रहे हैं कि 15 विपक्षी दल जहाँ पे एक हुए, वहीं पे एक दल यानी आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं इससे नाराज दिखता हुआ लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर नहीं आया। तो ऐसे में किस तरह के राजनीतिक समीकरण बनते हुए आप देखते हैं? रास्ता आसान नहीं है। 15 दल आए, उनमें से एक नाराज होके कह सकते चले गए। मुझे लगता है आने वाले समय में और कई अड़चने आएंगी, कई दुविधाएं होंगी, कई चैलेंजेस हैं इन पार्टियों के बीच में। आपने एक बात का जिक्र किया कि सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, वो भी बात है, सही है, आइडियोलॉजी अलग अलग है। कई कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका एक ही राज्य में आपस में एक तरह से कंपटीशन है। बंगाल की बात करें तो वहाँ तृणमूल कांग्रेस भी है और कांग्रेस के भी उस मंच पर शामिल थे, लेकिन अगर बंगाल की बात करें तो दोनों का आपस में एक तरह से दोनों का पॉलिटिकल कंपटीशन है। इस तरह के कई चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर एक खास एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए लोग साथ आए हैं, वो है कैसे प्रधानमंत्री मोदी को या कहें बीजेपी को 2024 में चुनौती दी जा सकती है। तो इस वक्त एक ही मुद्दा है जिस पर ये सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। इनके विचारधारा अलग हो सकती है, इनकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है। इस वक्त विपक्षी एकता के लिए जो आइडियोलॉजी है वो सिर्फ यही है कैसे बीजेपी को 2024 में रोका जाए। संजय कुमार जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि बीजेपी को हराना एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में ये लोग सब एक होने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसी को लेकर बीजेपी भी कहीं न कहीं सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की भावना से एक गठबंधन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है, अकेले इसी वजह से सबके साथ गठबंधन करके बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये बात तो स्पष्ट है कि किसी भी पार्टी के लिए इस वक्त संभव नहीं है 2024 के चुनाव में वो बीजेपी को चुनौती दे पाए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी रीजनल पार्टी। कई ऐसी रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं जो अपने राज्य में तो बहुत मजबूत है, लेकिन उस राज्य के बाहर उनका कोई जनाधार नहीं है। तो इस वक्त जिस तरह का बीजेपी का जनाधार है, ये स्पष्ट है किसी भी पार्टी के लिए 2024 में अकेले बीजेपी का मुकाबला कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए इन पार्टियों को लगता है कि समय की पुकार है, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है, बीजेपी को हराना है या चुनौती देनी है 2024 में, तो उनका साथ आना जरूरी है और इसी मुद्दे पर सब साथ होते हुए दिखाई पड़ते हैं। संजय कुमार जी, हमने अक्सर देखा है कि उद्धव ठाकरे महबूबा मुफ्ती के अगेंस्ट रहते हैं। उनका कहना है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे संबंध है महबूबा मुफ्ती के, इसलिए हमें ज्यादा देखा जाता है कि महबूबा मुफ्ती जो है उनका विरोध करते हैं। लेकिन ये जो विपक्षी एकता जो है पटना में 23 तारीख को, उसमें दोनों साथ दिखाई दिए। ऐसे कई पार्टियां हैं जिनका अंतर विरोध है। आपने दो पार्टियों का जिक्र किया, महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया और उधर उद्धव ठाकरे का जिक्र किया। ऐसे और भी कई उदाहरण आएंगे, लेकिन जो मुद्दा है जिस पर सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश कर रही है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रही है, वो है कैसे बीजेपी को 2024 में हराया जा सके। इस बड़े लक्ष्य के लिए कई बार पार्टियों को जो छोटे छोटे जो मतभेद होते हैं, अंतर विरोध होता है, उसे किनारे रखने की जरूरत है। इनको किनारे अगर वो रखेंगे तभी ये विपक्षी एकता कायम होगी 2024 के चुनाव के पहले।
अगर इन अंतर विरोधों का जिक्र होता रहेगा ऐसी मीटिंगों में, तो विपक्षी एकता कायम कर पाना मुश्किल क्या असंभव काम दिखाई पड़ता है। संजय कुमार जी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस समय भारत के 2 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता के एक हिस्सेदार नहीं होती है या उनके अगेंस्ट रहती है, तो ये कहीं न कहीं ये जो मोदी को हराने का जो फॉर्मूला है, ये सक्सेस हो पाएगा? देखिए, ऐसा फॉर्मूला दिखाई नहीं पड़ता। अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता में शामिल हो जाए या विपक्ष जो भी गठबंधन बनाए, तो उससे प्रधानमंत्री मोदी को हराना निश्चित हो जाएगा। या वो विपक्षी एकता में शामिल ना बाहर चले जाए, तो नामुमकिन है प्रधानमंत्री मोदी को हराना। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपने जिस बात का जिक्र किया, ये जरूर है, आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में और पंजाब। अगर 2 राज्यों की लोकसभा सीटों को देखें तो दिल्ली की 7 सीटें हैं और पंजाब की 13 सीटें। तो कुल मिला के आम आदमी का प्रभाव अगर है तो इन 20 सीटों पर है। ये जरूरी है। 2024 की लड़ाई जिस तरह से दिखाई पड़ रही है, एक सीट हासिल करना विपक्ष के लिए इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन 20 सीटें ऐसी नहीं है कि ये 20 सीटें इस बात का तय करेंगी कि बीजेपी को हराया जा सकता है या बीजेपी 2024 में दोबारा चुनाव जीत के आएगी। अगर आम आदमी पार्टी की विपक्ष के साथ आती है तो विपक्षी एकता और मजबूत होगी, बीजेपी को चैलेंज देने की स्थिति और मजबूत होगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी इस एकता में शामिल नहीं होती है, वो अलग से चुनाव लड़ती है, तो नेचुरली विपक्षी एकता जो है वो थोड़ी कमजोर दिखाई देगी। संजय कुमार जी, विपक्षी एकता के साथ साथ सबसे अहम जो फैक्टर होता है सीटों का बंटवारे को लेकर के। ऐसे में ये किस तरीके से पॉसिबिलिटी हो पाएगा, क्योंकि जितनी भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने अपने राज्यों के अंदर कहीं मजबूत तरीके से चुनाव लड़ती है और मजबूत दिखाई भी देती है। और ऐसे में क्या कांग्रेस अपनी जमीन वहां पर छोड़ देगी या फिर कांग्रेस के लिए वो लोग अपनी जमीन छोड़ दें? किस तरीके से ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी हो पाएगी? जैसा मैंने कहा, कई अंतर विरोध और आपने जिस मुद्दे को उठाया, ये शायद सबसे अहम मुद्दा होने वाला है। आप एक मंच पर शामिल हो जाए, एक साथ फोटो खिंचवा लें, आपस में एक दूसरे की तारीफ कर लें, लेकिन अहम बात होगी जब सीटों का बंटवारा होगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के खिलाफ। और ये सारे अंतर विरोध उस वक्त काफी उजागर होंगे। अगर हम यूपी की बात करें, बड़ा स्टेट है, 80 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस का जनाधार तो बहुत कम है। तो क्या कांग्रेस अपनी लगभग सारी सीटें दूसरे राजनीतिक दलों के लिए कुर्बान कर देगी यूपी की? अगर हम बात करें तो ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। अगर हम आंध्रा की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो ये सारे अंतर विरोध दिखाई पड़ेंगे। अगर हम बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि भाई अगर चुनाव साथ लड़ना है तो कांग्रेस को हमारे पक्ष में समर्थन देना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वो सारी की सारी सीटें या वहां एक भी सीट न लड़े बंगाल में। तो ये सब बड़ी एक चुनौती होगी विपक्षी पार्टियों के बीच। आज आप साथ आ गए, पटना में साथ दिखाई पड़े, हो सकता है आने वाले महीने में तब शिमला में भी साथ दिखाई पड़े। लेकिन असल विपक्षी एकता तब कायम होगी जब ये सब सीटों के बंटवारे पर इनकी एक सहमति होगी। संजय कुमार जी, आपसे हमारा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि 2024 की विपक्षी एकता जो हो रही है, गठबंधन, इसका नेतृत्व कौन करेगा? क्या कांग्रेस पार्टी करेगी या फिर नीतीश कुमार करेंगे? क्या लगता है? बहुत मुश्किल है। इस मुद्दे पर तो काफी मतभेद है कि इसको लीड कौन करेगा। 2 मुद्दे हैं, एक चेहरे की बात है। मुझे लगता है चेहरे के मुद्दे को किनारे रख करके विपक्षी एकता शामिल हो कायम की जा सकती है। लेकिन अगर चेहरे की बात ना भी हो, एक संयोजक की जरूरत है, कोऑर्डिनेटर की जरूरत होगी। और ऐसे में कोई जरूरी नहीं कि जो बड़ी पार्टी है उसी से कोई संयोजक बने। मुझे लगता है ऐसे नेता को संयोजक बनाने की जरूरत है, कोऑर्डिनेटर बनाने की जरूरत है, जिनका एक तरह से रेपुटेशन या आप कहें कि जो पारस्परिक संबंध अलग अलग पार्टियों से बेहतर हो। मुझे लगता है ऐसे में शायद नीतीश कुमार के नाम पर सहमति हो सकती है। वो कई महीनों से या यूं कहें कई सालों से विपक्षी एकता कायम करने के लिए उन्होंने पहल की है। पटना की मीटिंग में उन्होंने ही बुलाई। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई एक उपयुक्त संयोजक नजर आता है, मुझे लगता है वो नीतीश कुमार हो सकता है। संजय कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।